आदाब, नमस्कार। आपका मेरी अपनी महफिल में एक बार फिर इस्तकबाल है, स्वागत है। आज मैं आपको एक बार फिर एक दलित कहानी सुना रहा हूँ, जो एक गुजराती कहानी है जिसे हरीश मंगलम ने लिखा है। इसका हिंदी अनुवाद अख्तर खान ने किया है और इसका उर्दू तर्जुमा जनाब फैसी एजाज साहब ने किया है। फैसी एजाज साहब माहनामा इंशा के मुदीर भी हैं, जो लगभग 40 वर्षों से शाये होने वाला उर्दू का शायद सबसे पुराना रिसाला है। सुनिए, अफसाने का उन्वान है दाई। सुनिए, साबरमती के आसपास नदी के किनारे उगे वनराई पेड़ों का हरापन आंखों में समा जाता। सुर्ख लाल सूरज मशरक में निकल चुका था। बस देखते ही रहो। इस तरफ से गांव की तरफ नजर डालते ही दिल खिल उठता। पूरी दुनिया में बेआवाज सुकून फैला हुआ था। अंबेडकर मोहल्ले से 1, 2, 3 तो कभी 10-12 के झुंड में लोग खेत मजदूरी के लिए जा रहे थे। बाकी बच जाते तालिबे इल्म और बड़े बूढ़े। पूरा मोहल्ला सुनसान हो जाता। बेनीवा पूरा दिन अंधेरी कोठरियों की एक आम रखने की बखार में रहती। अच्छे आम एक तरफ करती और गले हुए एक तरफ। गले हुए आम सस्ती कीमत पर बेचती, जिन्हें ज्यादातर दलित खुशी खुशी खरीदते। बचे खुचे गले आमों को बेनी माँ छोटे छोटे बच्चों में बांट देती। आम पकाने में जितनी माहिर थी वो, उतनी ही महारत उन्हें दाई के काम में भी थी। बेनी माँ का नाम सुनते ही पांव से भारी औरतें उनकी तारीफ करते नहीं थकती। कालू माँ को गुजरे 2 सदियां बीत गई होंगी। तब से बेनी माँ अंधेरी कोठरी में जीवन बिता रही हैं। कोठरी की खपरेल में से होकर कहीं कहीं से सूरज की किरणें आती, बाकी तो एकदम घुप अंधेरा। आमों ने मौसम में कच्चे पक्के, खट्टे मीठे, अधपक्के या पिलपिले या गल चुके आमों को उलट पुलट करने में उनका वक्त बीत जाता। छोटे छोटे कच्चे आमों को हाथ में घुमाते ही बेनी माँ को अपना बचपन और फिर जवानी याद आती। फिर एकाएक बुढ़ापे का ध्यान आता। गले हुए आमों के छिलके जैसे ही उनके जिस्म की चमड़ी काली, लटकी हुई और रूखी हो गई थी। बेनी माँ बखार में आमों को उलट पुलट कर रही थी। तभी दली पटलानी ने बाहर से आवाज दी, बेनी माँ, ओ बेनी माँ। दली चौधराइन की सांस चढ़ी हुई थी। अरे दली, तू क्या हुआ? बेनी माँ धड़ाक से बाहर दौड़कर आई और हाँफते हुए पूछा, हाँ बेनी माँ, हम दली। हमारी जेठानी पुष्मैया को पेट में दर्द उठा है। डॉक्टर हरी बाबू को बुलाया था, लेकिन वो सुई लगाकर चला गया। कहा, फिक्र मत करो, 2 घंटे में सब ठीक हो जाएगा। फिर सांस लेते हुए कहा, लेकिन बेनी माँ, अब तो 2 क्या 4 घंटे हो गए, तो भी ना तो कुछ ठीक हुआ और ना ही पशमैया का दर्द कम हुआ। बेनी माँ जल्दी चलो। बेनी माँ हमेशा की तरह बिला ताखीर साड़ी का पल्लू उड़स कर दौड़ पड़ी। पशी की चारपाई के आसपास 7-8 औरतों का झुंड सांस रोके खड़ा था। पशी की सास मेनका बूढ़ों ने बेनी माँ को सारी हकीकत से वाकिफ किया। उसके बाद बेनी माँ ने पशी की नब्ज जांची और मैंने कहा बूढ़ों को ऊंची आवाज से फटकारा, अरे रांड
इतना ज्यादा दर्द उठ रहा है, और अभी तक कौन घाट में मरने गई थी? बुढ़ापा कहाँ बिताई रही? 60 बच्चे जनी है तो भी पता नहीं चला। ऐसे तो सोने जैसी बहू खो देगी। बेनी माँ में इतनी सूझबूझ और महारत थी कि उनके आगे अच्छे भले डॉक्टर भी गोता खा जाते। उनके पास MBBS या MD के सर्टिफिकेट नहीं थे, लेकिन तजुर्बा और महारत की गठरी बड़ी थी। डॉक्टर के नुस्खे से मरीज के सगे रिश्तेदार भी बीमार पड़ जाते। ऐसी दवाइयों का फालतू खर्च भी नहीं। बच्चा पैदा हो जाने तक रात दिन जागती और सिर्फ एक नारियल ही का खर्च कराती। दूर हो रांडो कहकर बेटी माँ ने किवाड़ बंद कर दिया। पशी और मनेका बूढ़ों के अलावा सभी को बाहर निकाल दिया। बेनी माँ ने अपना काम शुरू किया। पशी को बहुत दर्द हो रहा था। 4 पाई से उसे जमीन पर लेटाया। वो लौटने लगी, पछाड़े खा रही थी। अब उससे दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था। एक एक पल तकलीफ दे बन गया था। बाहर उसके शौहर बलदेव की जान अटकी हुई थी। अंदर से पशी की जरा सी करहा की आवाज भी सुनाई देती तो वो रूहान सा हो जाता। बेनी माँ, घबराते घबराते मैंने कहा बूढ़ो बोली, हमारी पशी की जिंदगी अब तुम्हारे हाथ में है। पिछली वक्त बच्चा गिर गया रहा और इस वक्त भी। बात आगे बढ़े, इससे पहले तो वो सिसकी रोक नहीं पाई। माहौल में दर्द फैल गया। तो मैंने कहा बूढ़ो और डॉक्टर फुआ क्या बोलता रहा? बात बदलते हुए बेनी माँ ने पूछा। ऐसे ना पूछे तो डॉक्टर किस बात का? चेहरे के तासुरात बदलकर डॉक्टरों की तरफ हकारत जाहिर करते हुए बेनी माँ बीच में ही बोल उठी। मैंने कहा बूढ़ों से बात जारी रखी और हाथ से नाक के फन जैसा गले से निकाल के कान में ठूंस कर देखा और कहा, बच्चा हमल में चिपक गया है। हर सुई से पैदाइश हो जाएगी। ऐसा यकीन दिलाकर डॉक्टर 50 रुपए लेकर चलता बना। आ भरकर मने का बूढ़ो बेनी माँ के आगे गिड़गिड़ाने लगी। बेनी माँ, भगवान तुम्हारा भला करेगा, इतना काम पार लगाई दो। मैंने कहा तू फिक्र मत कर, सब ठीक हो जाएगा। काम में मसरूफ बेनी माँ ने अपने अंदर एतकाद का दिया जलाए रखने को कहा। कोठरी के पिछले हिस्से में ही सुकून फैला था। अंदर और बाहर बैठे सभी लोगों की सांसें रुकी हुई थी। बलदेव की आंखें कोठरी पर छप्पर की बल्लियों के सामने ताक कर कुछ खोजने की कोशिश कर रही थी। पुरानी बल्लियों ने उसका गुजरा हुआ अकाल ताज़ा कर दिया। पहला हमल ठीक से हुआ होता तो बच्चा अच्छा खासा होता, घर भरा पूरा होता, पशी फिक्र में घुली ना होती, दिल के दर्द से तड़पी ना होती। वो पल खुशी का जश्न मनाएगा या फिर बल्लियों में लगे जाले में फंस जाएगा। छप्पर की खपरेल में से कहीं कहीं रोशनी आ रही थी। अचानक पूरा माहौल उस पल को लेकर नाचने लगा। उआ उआ होकर नाचा, खूब नाचा। सूरज पर से बादल हट गए। बलदेव की आंखों पर खपराते छनकर आने वाली रोशनी चांद का गोला सा बन गई। पशी को सही सलामत लड़का पैदा हुआ बेनी माँ के हाथों। पशी अभी तक बेहोश थी। मनेका बूढ़ों की आंखों से खुशी के आंसू बेनी माँ के कदमों पर गिरे। धड़ाक से दरवाजा खोलकर बेनी माँ ने सबों को खुशी की खबर दी और बलदेव से एक नारियल चढ़ाने को कहा। खुश हुई औरतों को ताना देते हुए कहा, रांडो, ऐसी भूल कभी ना करना, लेकिन ऐसे में कभी कुछ हो जाए तो हमको बुला लेना। और उनके पैर मोहल्ले की तरफ उठ गए। बेनी माँ एक दिन गांव में आम बेच रही थी। उस वक्त पशी कहकर बेनी माँ ने पशी को आवाज दी।
पशी ने बेनी माँ को प्रणाम किया। बेनी माँ ने लड़के का हाल चाल पूछा। अब तो लड़का 1 साल और 3-4 माह का हो गया होगा। ले आम ले। वो आम लेकर बेनी माँ ने लड़के को पास बुलाया। लड़का नन्हे नन्हे कदमों से बेनी माँ के पास आ रहा था, तभी पशी होशियार हो गई और लड़के का कंधा पकड़कर खींचते हुए बोली, ध्यान रखे बच्चे, बेनी माँ को मत छूना नहीं। बेनी माँ के हाथों को जैसे लकवा मार गया हो, उसी तरह कांपते कांपते हवा में लटके रहे। उन्हें याद आ गया डिलीवरी का वक्त। अच्छा भाई, तो हम जाते हैं, कहकर नांद में रखे प्याले की चाय खत्म करती हुई बेनी माँ खड़ी हो गई। बेनी माँ को देखकर आसपास की औरतें दली, रोखी और मंजू इकट्ठा हो गईं। बेनी माँ के आगे नांद की मक्खियों की तरह भिनभिनाने लगी। यही तो बेनी माँ पशी का नसीब तो बच गई, और पशी भी कहती रही कि ये राम कबीर की मन्नत काम आ गई। नसीब और राम कबीर की मन्नत पूरी होने का जहर फैल गया। मन्नत पूरी हुई, मन्नत पूरी हुई, मन्नत पूरी हो गई का जबरदस्त शोर मच गया। बेनी माँ की सूझबूझ और महारत पर वक्त का तेज पंजा फिर गया। आमों की टोकरी का बोझ उठाए बेनी माँ चलती बनी। रास्ते में बरगद के नीचे गांव के लड़के खेल रहे थे। बेनी माँ लड़कों के पास से गुजर रही थी। इतने में एक लड़का गरजा, ए चमारन, परे हट, गंदा करेगी, दिखता नहीं क्या? भैया हम इतनी दूर तो हैं। बेनी माँ धीरे से बोली। आंखों में धुंधलापन छाया था। आंखों पर हाथ टिकाकर देखा तो दली का लड़का डायला था। बेनी माँ दिल में बड़बड़ाई, 3-4 साल पहले दली की जज्जी के वक़्त मुए को हमने ही तो बचाया था। बेनी माँ पर पूरा आसमान टूट पड़ा कि कहीं पांव जम न जाए। सदियों का बोझ उठाए दूर हटी। तभी उनकी नजर आसमान की तरफ उठी। रोज की तरह सूरज सुर्ख लाल न था, उसको काले काले बादल छाए हुए थे। हाय कहकर बेनी माँ ने अपने भारी भरकम कदमों को कोठरी की तरफ बढ़ाया। तभी बरगद की किसी डाल पर से टपाक कोई गूदा टपका, मानो डायला की नाल झड़ी। यह था अफसाना, गुजराती अफसाना, गुजराती अफसाने का उर्दू तर्जुमा। उन्वान था दाई। कल फिर आऊंगा, कुछ और सुनाऊंगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए।